चीजें दिख के तो वो क्या करेगा। हाँ। और आप इसमें सरकार की मजाक देखिए कि बार बार पर्चे लीक हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं, इसका क्या कारण है, कितने लोगों को सरकार ने आज तक सजा दी है, हमें ये भी देखना होगा। इसमें जितना मैंने पढ़ा है या मैंने भी जांच करी है, इसमें सरकार क्या करती है, प्राइवेट एजेंसियों को ठेके दे देती है परीक्षाओं के, एग्जाम लेने के, और उनके जो कर्मचारी होते हैं वो पर्चे लीक कर देते हैं, बेच देते हैं। तो सरकार उस पर कितनी गंभीर है, एक तो ये दर्शाता है कि सरकार किस तरह से एक्शन ले रही है और क्या सरकार ने किया। 5 सालों में इतना लिमिट क्रॉस कर दी इन्होंने पर्चे लीकों ने। इसके बाद आप देखिए कि जब चुनाव आता है तब वो नई नई चीजें बताते हैं कि अगर हम सरकार में आते हैं ये करेंगे वो करेंगे। अब जैसे पहले मैंने आपको, एक तो बेरोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है और युवा बढ़ चढ़ के वोट करता है, इससे कहीं ना कहीं जो तत्कालीन सरकार है वो बच नहीं सकती, मुझे लगता है उसको नुकसान होगा। दूसरी चीज, जिस प्रकार से हम कह रहे थे कि 5 किलो राशन मिल रहा है, हाँ। एक छोटे किसान को, गरीब को 5 किलो राशन मिल रहा है, लेकिन खेत में तो 50 किलो राशन उसका आवारा पशु खा जा रहा है। बिल्कुल सही। तो उसका तालमेल कैसे आप करेंगे। तो इस प्रकार की एंटी कॉम्बेंसी भी मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के सामने इस चुनाव में आएगी। तमाम मुद्दे हैं। और दूसरी बात, जैसे कि मेरे से पहले वक्ताओं ने भी कहा कि अयोध्या है, चित्रकूट है, लेकिन अयोध्या में इतना भव्य मंदिर बन रहा है जिस पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस मुद्दे को सर्वोपरि मुद्दा रखती है, हमेशा वोट मांगती रही है पूरे देश में। इस बार भारतीय जनता पार्टी अयोध्या का जिक्र क्यों नहीं कर रही, ये मेरी समझ से बाहर है। क्या भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में भव्य मंदिर बन रहा है, इस पर वोट क्यों नहीं मांग रही है? सर, 24 तो तमाम तो मुद्दे क्यों कर रही है? आप पहले फेज की, दूसरे फेज की बात करिए, वहां पे कहीं अयोध्या का नाम नहीं लिया गया है। कैराना में ही क्यों बात की गई है? तो भारतीय जनता पार्टी चीजों को डाइवर्ट कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जान चुकी है कि उत्तर प्रदेश में उसके खिलाफ एंटी कॉम्बेंसी है। ओके, अब मनीष सर ये बता सकते हैं हमें कि सर ये वाकई है कि अयोध्या का मुद्दा जो बनाने की पूरी कोशिश कर सकते हैं वो नहीं किया, तो 24 के लिए तो नहीं रखा है उसको, या वाकई एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर है? और दूसरी बात ये, दूसरा मेरा सवाल ये है कि आया राम और गया राम राजनीति अब इसमें सर्वोपरि हो चुकी है। देखिए सर, राजनीति की जो दिशा और दशा है वो चेंज हो चुकी है 22 की अगर हम बात करें। ये आपको लग रहा है या नहीं लग रहा है, ये मैं अपने तरफ से ये सवाल पूछ रही हूं। और अगर लग रही है तो इसके पीछे की खास वजह क्या है, और वो वजह क्या जनता महसूस कर रही है, उसको फील कर रही है, उसको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है? देखिए, ये बहुत बड़ी बात आपने कही और इसमें बहुत सारा सच भी है। नरेंद्र मोदी की जो पॉलिटिक्स है वो कुल मिलाकर अपने इर्द गिर्द घूमती है, उन्हें बहुत मतलब दूसरों से रहता नहीं है। एक अजब तरह की राजनीति उनकी है। 23 में मंदिर को कंप्लीट करने का टारगेट है। आप याद करिए, जब नरेंद्र मोदी जब से पीएम बने तब से उनके ऊपर इस बात के एलिगेशन लगते रहे, साहब अयोध्या नहीं जाते हैं, अयोध्या नहीं जाते हैं। अयोध्या गए, भूमि पूजन पर गए। तो कितनी लंबी प्लानिंग के तहत सारी चीजें होती हैं। अब जाएंगे, जब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी फिर जाएंगे, और 24 का चुनाव लड़ेंगे। एक बड़े, जैसे मुझे उस समय भी याद आ रहा जब भूमि पूजन पर गए थे कि बड़े से नरेंद्र मोदी जी हैं, छोटे से राम जी हैं, उसको उंगली पकड़कर अयोध्या ले आ रहे हैं। किस लेवल तक चीज़ों को किया जाता है, तो उस तरीके से फिर राम जी को ले जाकर उनके घर में बैठाएंगे और 24 का चुनाव लड़ेंगे। और ये जो आया राम और गया राम वाली आप बात कर रही हैं, आइडियोलॉजी की बात सब खत्म हो गई है। सत्ता किसी तरीके से अपने हाथ में रखनी है। अच्छा, मैं तो भारतीय राजनीति को बहुत जैसे अपने अल्प ज्ञान से देखता हूं, तो तीसरा चरण चल रहा है। आज़ादी के बाद का पहला चरण था 80 तक, जब वो आज़ादी से निकले हुए तमाम नेता थे, एक आदर्शों की बात होती थी। उस समय के नेताओं को याद रखिए, लगभग हर नेता की कोई ना कोई किताब हुआ करती थी, वो पेपर में आर्टिकल्स लिखते थे, तमाम इस तरीके की चीज़ें थी। सर्विस से सहमत होंगे, लगभग विद्वान लोगों की का समय था वो। 80 के बाद बाहुबलियों का समय आया। 80 का पूरा दशक, पूरा 90 का दशक देखिए तो बिहार हर तरफ से बाहुबली राजनीति में केंद्रित थे। अब राजनीति पूरी तरीके से पैसे पे केंद्रित हो गई है, पूरी कॉर्पोरेटाइजेशन हो गया उसका, और पूरा पैसे पे केंद्रित हो गई है। पैसा है तो आप राजनीति कर सकते हैं, तो नहीं तो नहीं कर सकते। सामान्य आदमी के हाथ से बाहर निकल गई, तो अब विचारधारा का कोई महत्व तो रह नहीं गया। अब तो जिसके पास पैसा, जिसने पैसा कमा लिया, चाहे ठेकेदारी से कमाया, चाहे बैंक लूट के कमाया, तमाम लोग मेरे एग्जांपल्स में हैं, मेरे अगल बगल इस जिलों में हैं जिनके ऊपर तमाम टाडा और पोटा लगता रहा है। वो अपराधी रहे, लेकिन अब वो चूंकि काफी पैसा उन्होंने कमा लिया, स्कूल कॉलेजेस खोल लिए उन लोगों ने, तो अब वो नेता हो गए, तो उस पैसे पे चुनाव लड़ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन कुछ भी कह ले, लेकिन आप अपने अगल बगल थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो आप देखेंगे कि एक एक चुनाव में हार जीत 15-15, 20-20 करोड़ रुपए बट जाते हैं, किसी को पता नहीं चलता है। वोट हर घर की पर्ची पर 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार का नोट लग के जाता है और वो वोट खरीदे जाते हैं। तो सवाल इस बात का है ना कि इस समय अगर हम लोग कहीं विचारधारा की बात करेंगे तो हमारे ऊपर उल्टी सुई आ जाएगी कि हम लोग कैसी बातें कर रहे हैं। और मुझे ये लगता है पी सर
कि इसमें कहीं ना कहीं जनता भी मैं इसमें सारा क्रेडिट जो है वो जनता को देना चाहती हूँ, क्योंकि सर जनता समझ ही नहीं पाती है कि लोकतंत्र में आप जो सरकार को चुन के ला रहे हैं वो ला तो रहे हैं आप ही